नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल के लास्ट वीडियो में अपन ने लोगों क्वेश्चन डाला था कि के का मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है या किन पे निर्भर करता है। के का मान किन पे निर्भर करता है। तो देखो अपन ने के का मान अपन ने लिखा था, याद होगा। तो देखो के का मान अपन ने ये लिखा था एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति की बात की तो मैंने के का मान क्या लिखा था, 9 गुणा 10 तो के का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और के का मान मैंने जब सीजीएस पद्धति की बात की थी तो याद होगा, तो के का मान मैंने लिखा था 1 डाइन सेमी स्क्वायर प्रति स्टेड कूलम स्क्वायर। नहीं किया था ईएसयू पद्धति में, ठीक है। फिर देखो के का मान होता है वो एक ये भी होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये होता है निर्वात में, ये किसमें होगा, निर्वात में। और के का मान होगा वो माध्यम में भी होगा। तो के का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये क्या होती है, एप्सिलॉन नोट होती है। या एप्सिलॉन नोट के बारे में जब अपन पढ़ते हैं ना, तो वो ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता। ये तो क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। और ये एप्सिलॉन अकेला लिखते हैं ना, वो होता है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता होती है। माध्यम की विद्युतशीलता के बारे में अपन बताते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो मैंने आपका आंसर है वो अब लिख दिया है। तो अपन के का मान किन पे निर्भर करता है, एक तो ये कह देंगे मात्रक की पद्धतियों पर या मापन की पद्धतियों पर। के का मान दो किन किन पे निर्भर करेगा, तो पहला हो गया मापन की पद्धतियों पर, मापन की पद्धतियों पर निर्भर करेगा। दूसरा देखो के का मान किन पे निर्भर कर रहा है, आप कह रहे हैं निर्वात में भी है माध्यम में भी है। तो दूसरा आप ये कह दोगे माध्यम की प्रकृति पर। माध्यम की प्रकृति पे के का मान वो निर्भर करेगा। ये चीज अपन बता सकते, ठीक है। आज अपन देखो फिर अपन अपने क्वेश्चन के आंसर के बाद अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 के बीच में संबंध क्या है। और वो संबंध आपको लोग क्या बताएगा, यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। अभी लगभग क्वेश्चन बूझ ही लेते हैं। और वो दो क्वेश्चन है अपनी हेडिंग के रूप में ये कहें कि माध्यम का पैरा विद्युतांक। टॉपिक है अपना माध्यम का पैरा विद्युतांक, या अपन इसको ये भी कह सकते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको देखो अपन दो शब्दों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है एप्सिलॉन आर से, ई अपन लिख रहे हैं उसके नीचे आर लगा देंगे, वो अपन बोल रहे हैं एप्सिलॉन आर। और एक अपन इसको कैपिटल के से भी लिख सकते हैं। कैपिटल जो के लिख रहे हैं वो भी अपन किसका सिंबल होगा, आपेक्षिक पैरा विद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्योंकि लोग कूलम नियतांक भी कैसे ही करते हैं, लेकिन वहां पे स्मॉल लिख देते हैं और उसका मान अलग होता है, ये एप्सिलॉन आर लिख देते हैं। क्योंकि यदि पैरा विद्युतांक लिखा है तो वहां पे कोष्टक में लिख सकता है कि, ठीक है ना, अन्यथा अपन एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अपन लोग यहाँ पे कह रहे हैं माध्यम का पैरा विद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता। देखो परिभाषा क्या होगी कि माध्यम का पैरा विद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में अपन यदि पढ़ेंगे तो यहाँ से देखो अपने पास क्या होगा, टॉपिक को देखो सुनना कि माध्यम का पैरा विद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में अपन यदि कहना चाह रहे हैं तो वो देखो क्या होगी कि अपन ये कह देंगे कि माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता जो अपन एप्सिलॉन से लिख देंगे, तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 से लिख देंगे, ठीक है ना। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का अनुपात अपने पास क्या कहलाएगा, माध्यम का पैरा विद्युतांक कहलाता है। माध्यम का पैरा विद्युतांक कहलाता है। माध्यम का पैरा विद्युतांक कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको देखो अपन ऐसा भी लिख देंगे क्या, माध्यम का पैरा विद्युतांक माध्यम का पैरा विद्युतांक
एप्सिलॉन आर के बराबर अपन कहना चाहें तो ये कह देंगे माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन से कह देंगे, और इसको ये कह देंगे निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता एप्सिलॉन से। तो अपन एप्सिलॉन आर के बराबर ये कह सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन 0 कह देंगे। एक तो ये हो गया अपने पास कि आपको एग्जाम में आ गया कि माध्यम का पैरा विद्युतांक परिभाषित कीजिए। 2020 में पहला ही क्वेश्चन यही था, भी शुरुआत इसी क्वेश्चन से हुई थी कि वो था कि अपने पास माध्यम के पैरा विद्युतांक को परिभाषित कीजिए। तो आपको लिखना था माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, माध्यम का पैरा विद्युतांक कहलाता है। 2020 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है अभी, ठीक है ना। और ये कह देंगे माध्यम का पैरा विद्युतांक के बराबर फॉर्मूला लिखें तो माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता। देखो ये माध्यम की विद्युतशीलता है तो विद्युतशीलता ही, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इसका मात्रक और इसका मात्रक सेम होगा क्या, सेम होगा। तो सेम होगा तो दोनों के मात्रक आपस में कट जाएंगे। तो इसका मतलब अपने पास यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकल गया कि एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन आर मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। एप्सिलॉन आर क्या है, मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। अगला देखो, न चाहते हुए भी अपन देखो अपने को बताया कि अपन ये क्वेश्चन आ रहा है। अगला देखो, चाहते हुए आपको एक क्वेश्चन देता है कि अपन क्वेश्चन क्या देगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, इसका मात्रक एवं विमा लिखिए। आपेक्षिक विद्युतशीलता अपन किसे कहेंगे, इसकी मात्रक और अपने पास क्या लिखनी है, इसकी विमा लिखनी है। तो आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, एप्सिलॉन 0 का मात्रक लिख बैठते हैं, एप्सिलॉन 0 की विमा लिख बैठते हैं। बल्कि एप्सिलॉन अपेक्षित विद्युतशीलता मात्रकहीन और विमाहीन राशियों, ये विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके ऊपर, ठीक है ना। अब देखो एक परिभाषा और मैं बनाता हूँ, देखो वो परिभाषा देखना। इसके अलावा एक अपन ने दो परिभाषा ये बना ली कि विद्युतशीलता के आधार पे, एक परिभाषा मैं ये बना रहा हूँ बल के आधार पे, एक परिभाषा और देखना। देखो बल के आधार पे अपन एक नई परिभाषा और देना चाह रहे हैं, वो परिभाषा देखना। देखो अपन ने F के बराबर यही किया था, क्या याद हो तो, किया था या नहीं किया था कि F के बराबर जो बात अपन कह रहे हैं कि वो अपने पास यही हुआ। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको देखो अपन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं क्या। तो एप्सिलॉन 0 यहाँ पे क्या बनी, निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसका मतलब निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन 0 को आप ये करें निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 यहाँ पे क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो इस बल को आप ये कहते हैं क्या, निर्वात में लगने वाला बल। F निर्वात कह दूं क्या मैं, इसको कह सकता हूं मैं, इसको अपन क्या कह देंगे, F निर्वात कह सकते हैं। दूसरी बात ये अपन ने क्या कह दिया, F निर्वात कह दिया। ऐसे ही देखो अन्य किसी माध्यम में लगने वाला बल, अन्य किसी माध्यम में लगने वाला बल, अन्य किसी माध्यम में लगने वाला बल कहेंगे। तो F माध्यम हो गया क्या, F माध्यम बन गया। F माध्यम बना तो क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन हो गया, Q1 Q2 हो गया, R² हो गया। इसको आप सपोज करो समीकरण 1 कर दो और इसको आप सपोज करो समीकरण 2 कर दो, ठीक है। अब मैं आपको ये कहता हूं कि समीकरण 1 में आप समीकरण 2 का भाग दे दें, इसका भाग दें। देखो मैं कह रहा हूं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ठीक है ना, भाग देने पर। और भाग देंगे तो देखो अपने पास क्या होगा, F निर्वात अपॉन में क्या होगा, F माध्यम होगा। तो ये क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R², 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R²। ये कैंसिल हो गया क्या, ठीक है ना। ये तो अपने पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो अपने पास क्या बन गया, F निर्वात बटा F माध्यम बन गया क्या। और ये क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई, यही हुआ क्या। चौथी संख्या किसके पास,
पहली के पास कौन सा था, तो ये हो गया कि 4 पाई एप्सिलॉन, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0। 4 पाई से 4 पाई अपन क्या कर देंगे, काट देंगे। तो अपने बाद क्या फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला ये बना क्या, एफ निर्वात अपॉन में एफ माध्यम, और इसके बराबर क्या हो गया एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन 0। और इसको अभी आप लिख के चले गए हैं कि माध्यम का पहला विद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर, यही तो लिखा था, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाती है, अपेक्षित विद्युतशीलता कहलाती है। तो ये अपन लोग यहाँ पे इसको क्या लिख दोगे, एप्सिलॉन आर। इसी फॉर्मूले के आधार पे अपन अपनी दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि माध्यम का पहला विद्युतांक क्या होता है, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले के आधार पे अपन क्या दूसरी अपनी परिभाषा क्या देंगे कि अपने पास माध्यम का पहला विद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होती है। तो आप ये कहेंगे देखो ये बल है निर्वात में है, तो बल किनके निर्वात में किनके मध्य लग रहा है, दो बिंदु आवेशों के मध्य। तो देखो ये कहेंगे किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल तथा अपन ये कहेंगे माध्यम में लगने वाले बलों का अनुपात, निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बलों का अनुपात क्या कहलाती है, अपेक्षित विद्युतशीलता, या अपन ये कह देंगे माध्यम का पहला विद्युतांक कहते हैं। अब देखो वहां पे थोड़ा सा अपन ने लिख दिया था कि एप्सिलॉन आर मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, वहां चलो आपके पास नहीं पता चल रहा तो यहाँ पे देख लो बल का मात्रक क्या होगा, एम केस में देखो तो न्यूटन, और यहाँ भी बल एम केस में देखो न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कट गया, तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर क्या कहोगे, मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। कि एप्सिलॉन आर की न तो मात्रक होता है न इसकी विमा होती है, ये बात भी विशेष याद रखना है। अब देखो कि मात्रकहीन और विमाहीन राशि अपन यहाँ पे बता सकते हैं। अब देखना देखो कि मात्रकहीन है अपने पास और विमाहीन राशि अपन कहते हैं। अब देखना देखो एप्सिलॉन आर के बारे में कुछ एक मान याद रखना भी, एप्सिलॉन आर का जो मान होता है ना वो याद रखना, निर्वात की बात यदि कह रहा है ना तो निर्वात में याद रखना इसका मान 1 होता है। एप्सिलॉन आर का मान यदि आपको कह रहा है कि निर्वात में कितना होगा तो निर्वात में आपको याद रखना है 1 होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि एप्सिलॉन आर का सुचालक माध्यम, एप्सिलॉन आर का मान सुचालक माध्यम, ठीक है ना। सुचालक माध्यम का मतलब चालक प्लेट लिख दें या चालक पदार्थों के लिए लिख दें, चालक पदार्थों के लिए इसका मान कितना होता है, अनंत होता है। अब ये सुचालक माध्यम चालक पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है या आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाए, उन्हें आप क्या कह देंगे, चालक पदार्थ या सुचालक पदार्थ अपन कह सकते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, गीली लकड़ी है, ठीक है ना, ये सब अपन किनको कह देंगे, चालक पदार्थों में अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चालक पदार्थों के लिए इसका मान कितना होता है, अनंत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चांदी के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, चांदी के लिए माध्यम का पहला विद्युतांक कितना होता है, तो आप कहेंगे अनंत है। या सोना कह दें, या कॉपर अपने पास जो सॉरी तांबा कह देंगे, एल्यूमिनियम कह देंगे, लोहा कह देंगे, ठीक है ना। कोई भी अपने पास चालक पदार्थ आपको दे देखना है जिनमें विद्युत धारा, सीधा सा को याद रखना है, जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उनके लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, अनंत होता है। फिर अपने को थोड़ा सा याद रखना है तो कांच के लिए याद रख लो, कांच के लिए इसका मान क्या होता है, 5 से 10 के बीच होता है, ठीक है ना। 5 पॉइंट कुछ या फिर 9 पॉइंट कुछ तक हो सकता है, 5 से 10 के बीच में बने एप्सिलॉन आर का मान कांच के लिए कह सकते हैं। हवा के लिए इसका मान होता है 1.00059 होता है, ठीक है ना। तो वो अपन बता सकते हैं, लेकिन लगभग हवा के लिए भी अपन कितना बता देते हैं, 1 ही बता देते हैं। अब देखो अपन ने एप्सिलॉन आर के बारे में क्या क्या पढ़ लिया, एप्सिलॉन आर ये पढ़ा, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन 0 पहली बात पढ़ी। दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा एप्सिलॉन आर बराबर है एफ निर्वात अपॉन में एफ माध्यम पढ़ लिया, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन ने एप्सिलॉन आर के मान पढ़ लिए, अनंत होगा, कब होगा, चालक पदार्थ है तो अनंत है, ठीक है ना। और अपने पास दूसरा पढ़ लिया एप्सिलॉन आर का मान निर्वात है, तो निर्वात में इसका मान कितना होगा, 1 होगा। ये भी अपन पढ़ चुके हैं, यही बातें पढ़ी हैं। अब देखो इनके आधार पे मैं आपको छोटा सा, वैसे अपने नोट्सों में भी वो क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन आप करो, यहाँ पे मैं करवा देता हूँ कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल कैपिटल एफ है। क्वेश्चन को सुनना, क्वेश्चन देखो अपने पास क्या होगा कि किन्हीं दो बिंदु आवेश कोई भी लें आप, कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, दूसरा क्वेश्चन है भी
पहला क्वेश्चन के का मान किन पे निर्भर करता है। दूसरा क्वेश्चन अपने पास अपन आज वाली वीडियो में कर रहे हैं, वो अपन ये कह रहे हैं कि देखो ये कह रहे हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल कैपिटल एफ है। तो उन्हीं बिंदु आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाला बल कितना होगा। माध्यम में लगने वाला बल कितना होगा जब इन बिंदु आवेशों के मध्य कई बार तो आ जाता है सुचालक माध्यम रख दिया जाए। सुचालक माध्यम, ठीक है ना, सुचालक माध्यम की जगह आ सकता है चांदी की प्लेट रख दें, लोहे की छड़ रख दें, ठीक है ना, सोने का अपन कोई तार रख दें। तो ये ऐसे दबा सकता है कि सुचालक माध्यम या चांदी की प्लेट, लोहे की छड़ अपन कह दें, सोने का कोई तार अपन कह दें, ठीक है ना। तो अपन ये कह रहे हैं सुचालक माध्यम या चांदी की प्लेट रखने पर, ठीक है ना, कि ये कह रहे हैं जब इन बिंदु देखो उन्हीं बिंदु आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाला बल कितना होगा जब इन बिंदु आवेशों के मध्य सुचालक माध्यम रख दिया जाए। ऐसा लिखना है, रख दिया जाए। तो ये अपने पास अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन देखो अपने क्वेश्चन पे आएंगे कि देखो अपन ये जानते हैं कि हमने पास बल की बात कर रहा है तो निर्वात में बल और माध्यम में बल, यही कह रहा है अगला क्वेश्चन। और इनका अनुपात अपन ये जानते हैं कि अपने पास क्या होगा, एप्सिलॉन आर होता है। अब निर्वात में लगने वाला बल कितना है, कैपिटल एफ नहीं है क्या, और माध्यम में लगने वाला बल अपने को ज्ञात करना है। और माध्यम भी कैसा है, सुचालक है। माध्यम कैसा है, सुचालक माध्यम है। अब ये हो गया, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर एफ है और बराबर क्या करते हैं एप्सिलॉन आर, एफ है सुचालक माध्यम लिख देंगे, सुचालक माध्यम लिख दिया। अब एप्सिलॉन आर को इसके बट्टे में लाए तो ये क्या हो गया, सुचालक माध्यम हो गया क्या। अब देखो सुचालक माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, अनंत नहीं होता क्या, अनंतित होता है। तो ये अपने पास क्या हो गया, सुचालक माध्यम। अनंत होगा तो देखो 1/अनंत होता है ना, तो याद रखना उसका मान कितना होता है, 0 होता है। वो कैसे, देखो जैसे 1/अनंत किया तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, तो इसको ऐसा लिख दूं, किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे, किसी भी संख्या में किसी भी, या अपन मैं कहूं कि 0 में किसी संख्या का भाग देने पर अपने पास क्या बनेगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो 1/अनंत का मान अपने पास क्या होगा, 0 होगा। तो सुचालक माध्यम में लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है एक साल। तो ये अपन ये कह देंगे अपेक्षिक विद्युतशीलता, अपन कह देंगे या माध्यम का पैरा विद्युतांक कह देंगे। अब देखो अपन यहाँ पे दो एक छोटे छोटे टॉपिक और कहते हैं कि अपन आवेश है वो कैसे कैसे अपन उत्पन्न कर सकते हैं, कि आवेशों को देखो किस प्रकार से व्युत्पन्न कर देंगे। तो आवेश अपन देखो आवेशन अपने पास ये कह देंगे, आवेशन अपन किसे कहेंगे और आवेशन की विधियां कह सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और करवा देता हूं मैं कि देखो अपने पास आवेशन एवं आवेशन की विधियां, आवेशन एवं आवेशन की विधियां, आवेशन एवं आवेशन की विधियां देखो क्या होती है। आवेशन एवं आवेशन की विधियां, आवेशन का मतलब होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना अपने पास क्या कहलाएगा, आवेशन कहलाएगा। और आवेशन की वजह से देखो अपन 3 विधियां अपन देखते हैं। पहला आता है घर्षण विद्युत के द्वारा, घर्षण विद्युत
के द्वारा, दूसरा होता है चालन के द्वारा, चालन के द्वारा आवेशन, और तीसरा होता है प्रेरण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन। देखो इनको मौखिकली समझना। घर्षण के द्वारा आवेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन ने तो शुरुआत की थी तब आपने पढ़ा था कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो वो क्या है, घर्षण विद्युतीय। घर्षण विद्युत का मतलब होता है कि किन्हीं दो वस्तुओं को उचित परिस्थितियों एवं उचित समय तक, कोई भी दो वस्तु लें, उन दो वस्तुओं को उचित परिस्थितियों एवं उचित समय तक एक दूसरे के ऊपर रगड़ने पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, घर्षण विद्युत कहलाता है। इसी घर्षण विद्युत के आधार पे अपन आवेश होते हैं वो दो प्रकार के बताते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो वह धनावेशित हो जाती हैं, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो वो ऋणावेशित हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा था कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे अपन रगड़ दें तो कांच की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित। इसका मतलब कांच की छड़ ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। और रेशम का कपड़ा क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। इसका मतलब क्या किया, रेशम का कपड़ा वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगता है, तो वो अपने पास क्या होगा, घर्षण विद्युत हो जाएगी। अब समस्या आई कि अपने पास दूसरा टॉपिक देखना कि चालन के द्वारा आवेशन क्या होता है। दूसरा देखना, देखो चालन के द्वारा आवेशन, दोनों देखो मैं चालन के द्वारा आवेशन, छोटे छोटे देखो शब्दावली दे रखी है अभी। और मैं एक दूसरा टॉपिक है प्रेरण के द्वारा आवेशन, दोनों को साथ ही करवा रहा हूं, प्रेरण के द्वारा आवेशन। देखो चालन के द्वारा आवेशन में क्या होता है, चालन में होता है कि दो वस्तुएं होती हैं, उनमें आवेश का स्थानांतरण अपन करना चाह रहे हैं, तो दोनों वस्तुओं को एक दूसरे को अपन स्पर्श करेंगे। दोनों एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अपन इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना चाह रहे हैं, तो अपन दोनों वस्तुओं को आपस में क्या कराएंगे, स्पर्श कराना जरूरी है, ठीक है ना। तो चालन में एक बात याद रखनी है, स्पर्श करवाना आवश्यक है। जबकि अपने पास प्रेरण के द्वारा आवेशन में क्या होता है कि अपन स्पर्श कराने की जरूरत नहीं होती है, कि अपन दूर से ही कोई काम कर देते हैं। कि देखो कई बार अपने पास ये होता है कि घर वाले होते हैं, घर वाले अपने ऊपर एक तो ये होता है कि अपने पास एक थप्पड़ मारकर कोई काम करवाए, तो थप्पड़ मारकर यदि काम करवा रहा है इसका मतलब अपने पास क्या आ रहा है, स्पर्श करवा रहा है। स्पर्श करवा रहा है तो अपन वहां पे कोई काम कर रहे हैं। और एक ये होता है कि घर वाले दूर से अपने ऊपर डांट लगा दें, तो दूर से डांट लगाए, स्पर्श तो किया ही नहीं, स्पर्श नहीं किया, फिर भी अपन ने काम करना शुरू कर दिया, तो वो क्या होता है, प्रेरण के द्वारा आवेशन होता है। तो अपन ये कह देंगे बिना किसी स्पर्श के, बिना किसी स्पर्श के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, प्रेरण के द्वारा आवेशन होता है। और एक वस्तु को अपन दूसरी वस्तु के साथ अपन स्पर्श कराते हैं, और स्पर्श करवाने के बाद एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है वो क्या होता है, चालन के द्वारा आवेशन होता है। इस चीज को और एक उदाहरण से समझना। जैसे देखो एक गोला ये है, इसके ऊपर आवेश है वो अपन ये कह रहे हैं कि 4 या अपन 6 आवेश मान लो, पॉजिटिव चार्ज है वो देखो 6 ही लिए, मैंने कितने भी ले सकते हो वो कोई आवश्यक नहीं है। एक वस्तु ये हो गई, दूसरी वस्तु ये हो गई बी, ये अपने पास क्या है, अनावेशित है। अनावेशित का मतलब आप समझ रहे हैं कि चार्ज नहीं है, अनावेशित है, ठीक है ना। और दोनों अलग अलग है, ये ए है ये बी है, ए के ऊपर धनावेश है, बी के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं। अब अपन ने क्या करना चाह रहे हैं, देखो चालन के द्वारा आवेशन पढ़ना चाह रहे हैं, तो चालन के द्वारा आवेशन में देखो अपन ने क्या किया कि जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में अनावेशित वस्तु को लाया जाता है, जब ये अनावेशित वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है, तो आवेशित वस्तु के संपर्क में अपन किसको ला रहे हैं, आवेशित वस्तु को ला रहे हैं। तो आवेशित वस्तु को इसके संपर्क में ला रहे हैं, तो अपने पास ये क्या होगी, ये अपने पास क्या होगी, धनावेशित था, और इसको अपन इसके साथ स्पर्श करा दिया अनावेशित को,
अनावेशित अपने पास बी था, इसको अपन इसके साथ स्पर्श करा दिया। अब दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गया, आवेशित हो गए क्या, दोनों क्या हो गए एक दूसरे के साथ अपन आवेशित की बजाय स्पर्श करवा दिया। स्पर्श करवाने पर अब स्पर्श करवाने के बाद अपन क्या कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। तो दोनों को जब अलग अलग करोगे तो दोनों है वो बराबर बराबर आवेश लेकर क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन भी आएगा आगे जाकर, न्यूमेरिकल आएगा अपना कि न्यूमेरिकल ऐसा देखो 14 या फिर 15 का न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। इसी में अपन 14 या 15 का न्यूमेरिकल होगा, वो अपन बस इसी टॉपिक पे होगा। 15 देखो लगातार है, 14 15 है या फिर 15 16 है, इसी टॉपिक के ऊपर है वो। तो अपन ये कह रहे हैं देखो दोनों को स्पर्श करवा दिया, स्पर्श करवाने के बाद दोनों को क्या कर रहे हैं अपन, पृथक पृथक कर रहे हैं। और दोनों को पृथक पृथक यदि अपन कर रहे हैं तो दोनों को देखो अपन यदि पृथक पृथक करें तो इसके ऊपर भी देखो पहले इस पे 6 थे ना, तो ये ए भी देखो 3 लेकर अलग हो जाएगा और बी भी 3 पॉजिटिव चार्ज लेकर अलग हो जाएंगे। तो इसका मतलब अनावेशित वस्तु भी क्या हो गई, आवेशित हो गई। अनावेशित वस्तु भी क्या हुई, आवेशित हो गई है। इसका अपन ये बता सकते हैं कि आवेशन के द्वारा, चालन के द्वारा आवेशन में क्या होता है कि दो वस्तुएं होती हैं, दोनों को आपस में क्या करवाएंगे, स्पर्श करवाएंगे। ये अपन ये कह सकते हैं जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में किसी अनावेशित वस्तु को लाया जाता है तो इनका संपर्क स्पर्श करवाने के बाद जब इनको पृथक पृथक किया जाता है तो दोनों वस्तु क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। ये क्या कहलाएगा, चालन के द्वारा आवेशन करेगा। समझ गए। अब देखो तीसरा अपने पास है प्रेरण के द्वारा। प्रेरण वाली बात मैंने पहले बताई है कि इसमें स्पर्श नहीं करवाएंगे अभी, इसमें अपन स्पर्श नहीं करवाएंगे। तो देखो स्पर्श नहीं करवाएंगे फिर भी वो आवेशित हो जाती है। तो देखो अपने पास क्या होगा कि देखो तीसरा पॉइंट था प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा क्या होगा, आवेशन अपन कहते हैं। तो देखो प्रेरण के द्वारा आवेशन की अपन बात करेंगे तो देखो प्रेरण के द्वारा आवेशन में अपन ये कहेंगे कि अपने पास प्रेरण के द्वारा आवेशन की बात अपन कह रहे हैं। तो देखो प्रेरण के द्वारा आवेशन में क्या कहते हैं कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा था जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का क्या पढ़ा था, परमाणु मॉडल पढ़ा था। तो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में आपने पढ़ा था कि किसी भी तत्व का परमाणु होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन कब होगा, जब उसके बाद जितना धन आवेश होगा उतना ही क्या होगा, ऋण आवेश होगा। तो ये अपने पास ये हो गया। इसके बाद जब मान लो जितना धन आवेश है उतना का उतना ही क्या होगा, ऋण आवेश। इसका मतलब ये क्या हो गया, उदासीन परमाणु हो गया। किसी भी तत्व का क्या हो गया, उदासीन परमाणु हो गया, उदासीन हो गया। इसका मतलब मैं इसको ये लिख दूंगा अपनी फिजिक्स की भाषा में, अनावेशित है। ये अपने पास क्या होगी, अनावेशित है। इसका मतलब इसके पास किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। अब इसके पास किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है तो अपन इसके समीप क्या करते हैं कि अपन यदि मान लो इसके समीप अपन ऋणावेशित एक चालक छड़ को लाते हैं। ऋणावेशित अपन क्या कर रहे हैं, ऋणावेशित छड़ अपन ला रहे हैं, ठीक है ना। समीप ला रहे हैं लेकिन स्पर्श नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। समीप तो ला रहे हैं लेकिन स्पर्श नहीं करवाना आपको। समीप लाएंगे तो देखो यहाँ भी ऋण आवेश है, यहाँ भी ऋण आवेश है और समान समान आवेशों के मध्य क्या होगा, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या प्रतिकर्षण बल लगेगा भी। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य कौन सा बल लगाओगे आप, प्रतिकर्षण बल लगाओगे। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा तो यहाँ पे तो ऋण आवेश और ऋण आवेश इनके बीच में कौन सा बल लगा, प्रतिकर्षण बल लगा। तो ये ऋण आवेश इस गोले के क्या होगा, बाहर की ओर उपस्थित हो जाएगा। तो ये जो ऋण आवेश होगा वो अपने आप प्रतिकर्षित होकर यहाँ जाएगा और इस चालक गोले को अपन क्या कर दें, भूसंपर्कित कर दें। तो ये ऋण आवेश किस में चला जाएगा, पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये गोला अपने पास कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। क्या ये अपने पास ये कर देंगे धन आवेशित एक गोला। तो यहाँ अपने पास क्या था, उदासीन परमाणु या अनावेशित गोला है, ठीक है ना। उदासीन या अनावेशित गोला अपन कह सकते हैं। अब देखो ये उदासीन था मतलब कितना अनावेशित है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब इसको आपने देखो कैसे आवेशित किया, ऋण आवेशित छड़ को इसके समीप ला रहे हैं लेकिन याद रहे स्पर्श नहीं करवा रहे हैं, नजदीक ला रहे हैं। तो देखो ऋण आवेश और ऋण आवेश के बीच में कौन सा बल लगा, प्रतिकर्षण बल लगा। इस प्रतिकर्षण के कारण ये ऋण आवेश कहाँ उपस्थित हो गया,
गोले के बाहर आ गया, और गोले के बाहर आ गया तो उसको आपने क्या कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया। और भूसंपर्कित करने का मतलब अपन अर्थ कर दिया। भाई अर्थिंग नहीं करते थे क्या अपन पहले, पुराने अपन लोगों आज से 10 साल या 15 साल पहले अपन घरों में अर्थ करते थे। तो वो अर्थ अपने पास इसीलिए करते थे, जितना ज्यादा यदि ऋणावेश आ गया अपने पास, यदि विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित हो गई तो अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है वो ना चलेगी। और यदि विद्युत धारा यदि कम आ गई तो अपन पृथ्वी से अपन ऋणावेश दे सकते हैं, पृथ्वी से ऋणावेश ले भी सकते हैं, तो पृथ्वी को ऋणावेश दे भी सकते हैं। तो वो अपन ये ऋणावेश आ गया तो जैसे ही गोले के बाहर हुआ तो इस गोले को आपने क्या कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया। और भूसंपर्कित करते ही अपने पास क्या हो गया, ऋणावेश वो पृथ्वी में समाहित हो गया, ये गोला कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। ये अपने पास क्या होगा, प्रेरण के द्वारा आवेशन अपन बता सकते हैं। तो ये आवेशन की विधियां होती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक के वीडियो में आप लोगों जो टॉपिक अब तक अपन पढ़ चुके हैं, वो सबसे पहले वीडियो में अपन ने आवेश का सामान्य परिचय पढ़ा, फिर अपन ने आवेश के मात्रक पढ़े, आवेश की विमा अपन ने पढ़ ली, ठीक है ना। आवेशों के मात्रकों में संबंध अपन ने पढ़ लिया। फिर अपन ने दूसरी जो वीडियो पढ़ी थी उस वीडियो के अंतर्गत देखो अपन ने जो पढ़ा है कि आवेश के बारे में ही अपन ने आवेशों के गुण धर्म पढ़ लिए। और तीसरी वीडियो जो अपन ने पढ़ी है वो अपन ने उस तीसरी वीडियो में कूलाम नियम पढ़ लिया। और चौथी वीडियो में अपन ने जो अपन अपसाइनल और माध्यम का पैरा विद्युतांक के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। माध्यम का पैरा विद्युतांक अपसाइनल और एक अपन ने पढ़ ली आवेशन की विधियां, ठीक है ना। तो यहाँ तक की जो अपन लगभग 4 वीडियो हो गई होंगी। तो इन चारों वीडियो को एक साथ आप एक बार कंबाइंड करके अपने नोट्स से वो तैयार करना, और उन नोट्सों को एक बार आप पढ़ के देखना। जो भी आपको ऐसा लग रहा है ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो या तो आप अपने पर्सनल व्हाट्सएप जो ग्रुप है स्कूल वाले, ठीक है ना, उसके ऊपर आप अपने कमेंट लिख दो, या अपन इसी अपना जो चैनल यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर प्रॉब्लम हो आप लिख दें, ताकि अगली वीडियो में आपकी जो समस्या है उसको आप समाधान कर दें। धन्यवाद।